हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इसका नाम है सोशियोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ मनी एंड क्रेडिट का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर आपके एजुकेटर चंदन सर शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। इसका अर्थ ये बच्चों कि यदि संघर्ष नहीं है तो विकास भी नहीं है। तो इसीलिए आप कभी भी संघर्ष से ना घबराएं। जो व्यक्ति कभी संघर्ष से घबराता नहीं और निडरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहता है, उसके जीवन में जरूर विकास होता है। तो बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं कि आज के इस लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 क्या है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें टॉपिक नंबर 1 है सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में। यदि क्रेडिट चीप है और सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है तो इससे इकोनॉमिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आसानी से हो पाता है। हमारे देश में जो क्रेडिट का सोर्स है वो 2 है, एक है फॉर्मल सोर्स और दूसरा है इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हम उस सोर्स ऑफ क्रेडिट को कहते हैं जो कि आरबीआई के सुपरविजन में काम करता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यूनिफॉर्म रहता है और फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन को प्रोवाइड करता है। आप देखिएगा कि यदि आप लोन ले रहे हैं बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से तो ये सभी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हम उस सोर्स ऑफ क्रेडिट को कहते हैं जिसमें वो सभी इंस्टीट्यूशन आते हैं जो आरबीआई के सुपरविजन में काम नहीं करते हैं। जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है उसमें किसी तरह का यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लोन के ऊपर। तो यदि आप लोन लेते हैं रिलेटिव से, फ्रेंड से या मनी लेंडर से तो ये सभी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज के इस लेक्चर का वो है टर्म ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट को अरेंज करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को पूरा करना होता है और जो कंडीशंस को हमें पूरा करना पड़ता है क्रेडिट को अरेंज करने के लिए उसे ही कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में 4 एलिमेंट है। एक है कोलाटरल, दूसरा है मोड ऑफ रिपेमेंट, तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और चौथा है डॉक्यूमेंटेशन। कोलाटरल का मतलब होता है कोई भी एसेट जो कि बैंक में गारंटी के रूप में रखा गया है और जिसके बदले लोन को लिया गया है बैंक से। कोलाटरल के बिना बैंक जो है वो लोन नहीं देता है। कोलाटरल आपके प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं या फिर आपके ज्वेलरी हो सकते हैं जिसके बदले जो है आपको बैंक लोन देता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ रीपेमेंट। जब भी आप लोन लेंगे तो एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा बैंक के साथ, जिसमें बैंक आपसे पूछेगा कि जो लोन का अमाउंट है वो आप किस तरीके से रिटर्न करना चाहेंगे। क्या आप लोन का अमाउंट रिटर्न करेंगे मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। ये सभी जो ऑप्शन है वो बैंक आपको देगा। कभी कभी लोन में जो भी कंडीशंस होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं जो भी बोरोवर जिन्हें लोन लेना है। तो बैंक जो कंडीशन दे देता है उस कंडीशन को कभी कभी बोरोवर को कंपलसरी मैनर में फॉलो करना पड़ता है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट में जो कस्टमर्स हैं उनको बताया जाता है किस तरीके से वो लोन का अमाउंट रिटर्न करेंगे बैंक को। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी लोन अमाउंट होता है वो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है बैंक के द्वारा कस्टमर को, उससे ही हम लोग कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। वो बैंक के ऊपर है कि वो लोन अमाउंट के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। बैंक से यदि आप लोन लेने जाएंगे बच्चों तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो डिमांड करता है बैंक। और डॉक्यूमेंट में आपके लैंड के जो पेपर है वो चाहिए, उसके बाद कोर्ट के पेपर चाहिए, फिर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा जो पेपर इशू किए जाते हैं वो सभी चाहिए। इन सभी पेपर का एक फाइल तैयार होता है और उसे सबमिट करना पड़ता है बैंक में, जिसके बाद बैंक जो है वो लोन अमाउंट को देता है
बोरोवर को। तो आप देखिएगा कोलाटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर का उसका नाम है बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। जो भी बैंक्स हैं इंडिया में उन्हें हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ऐसा बैंक होता है जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करता है किसी भी कंट्री में। अभी जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी तरीके से जो फेडरल रिजर्व है वो सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपका कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो कमर्शियल बैंक के भी 3 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक और तीसरा होता है फॉरेन सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक उस बैंक को कहते हैं जो बैंक मैनेज, ऑपरेट और जो है वो रन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे बैंक जो कि मैनेज, रन और कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसा बैंक होता है जिसको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है। उसी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे देश में वो है एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। नेक्स्ट जो कैटेगरी है बैंक का वो है फॉरेन सेक्टर बैंक। फॉरेन सेक्टर बैंक हम उस बैंक को कहते हैं जिसका ओरिजिन जो है वो फॉरेन कंट्री में हुआ है, लेकिन इंडिया में वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया हुआ है। तो आप देखिएगा कि जो फॉरेन सेक्टर बैंक है इंडिया में उसके नाम है सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। जितने भी बैंक हैं हमारे देश में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फॉरेन सेक्टर बैंक हो, उन सभी बैंक को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उसे फॉलो करना पड़ता है। तो आइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को हमारे देश में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अभी प्रेजेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ RBI है। तो RBI बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्ले करता है हमारे देश में। पूरे बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पावर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है वो केवल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ना रहे, बल्कि बैंकिंग सेक्टर हमारे देश के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूशन करे। साथ में जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारे देश का, जैसे फार्मर या फिर जो भी पुअर लोग हैं, उनको भी जो है वो बैंक अनेकों तरह का हेल्प को इंश्योर करे। तो आप देखिएगा कि बैंक जो होते हैं हमारे देश में वो सभी बैंक जो हैं वो RBI के द्वारा इशू किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और RBI के जो गाइडलाइंस होते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में मजबूती से हमारे देश के विकास में योगदान कर सके। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ RBI। तो सबसे पहला फंक्शन है सोल नोट इशूइंग एजेंसी इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी नोट इशू किया जाता है वो RBI के द्वारा किया जाता है। जो 1 रुपये नोट है वो हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है। 1 रुपये नोट को छोड़ के जितने भी नोट होते हैं वो सभी RBI के द्वारा इंडिया में इशू किए जाते हैं। हर एक नोट के ऊपर जो है वो RBI के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करना RBI का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पावर है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वह इशू ऑफ लाइसेंस टू बैंक। हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं वो तभी ओपन हो सकते हैं जब RBI के द्वारा उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो। नेक्स्ट बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है RBI का। तो आप देखिए बच्चों कि जो RBI है वो
कस्टमर जो कॉमन पीपल है उनके साथ डील नहीं करता है, बल्कि आरबीआई डील करता है अलग अलग बैंक्स के साथ हमारे देश में। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आरबीआई के, उसे बैंक्स को फॉलो करने होते हैं। और जब भी जो है वो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई जो है वो हमारे देश में बैंक्स को हेल्प करता है लोन प्रोवाइड करके। तो जो बैंक्स होते हैं उनके टू प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, एक होता है डिपॉजिट और दूसरा होता है आपका जो है लेंडिंग लोन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो आप देखिएगा डिपॉजिट्स के 4 मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है करेंट डिपॉजिट, दूसरा होता है सेविंग डिपॉजिट, तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और चौथा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट हम उस डिपॉजिट कहते हैं जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है नंबर ऑफ विड्रॉल और नंबर ऑफ डिपॉजिट के ऊपर। करेंट डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं उनके ऊपर बैंक के द्वारा किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है अकाउंट होल्डर को, और जो बैंक होता है वो करेंट डिपॉजिट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कस्टमर से ही जो है कुछ चार्जेस को कलेक्ट करते हैं। दूसरा जो है वो है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें लिमिटेशंस होते हैं नंबर ऑफ विड्रॉल के ऊपर। जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें जो बैंक्स है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है आपका डिपॉजिट उसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में एक मुश्त जो है वो पैसे को जमा कर दिया जाता है फॉर अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये फिक्स डिपॉजिट जो है वो 10 ईयर्स का हो सकता है या फिर 20 ईयर्स का हो सकता है। और जब पूरा जो फिक्स पीरियड है वो जब ओवर होता है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सभी जोड़ करके दे दिया जाता है जिनका भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है बैंक में। तो आप देखिएगा बैंक जो है सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट देता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर देता है। नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें सर्टन अमाउंट जो है वो कस्टमर्स के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है पर मंथ। जैसे सपोज कीजिए कि कोई कस्टमर है, उसका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है और उसे जो है 1000 रुपीज़ जो है पर मंथ जमा करना है बैंक में। अभी है क्या कि मान के चलिए कि ये जो 1000 रुपीज़ है कोई कस्टमर ने जो है वो 5 ईयर्स तक जमा किया है, तो टोटल उसका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 ईयर्स में कितना 60,000 रुपीज़। अब 5 ईयर्स के बाद जो 60,000 रुपीज़ है वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका कस्टमर का जिसका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को जो है वो बैंक जोड़ करके वो 5 साल के बाद कस्टमर को दे देता है। तो रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में अंतर ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में एक ही बार में लंप सम अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ता है और रेकरिंग डिपॉजिट में थोड़े थोड़े अमाउंट को रेगुलर इंटरवल में डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में हाई है और रेकरिंग डिपॉजिट में थोड़ा कम है। नेक्स्ट आप देखिएगा हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ लोन। तो टाइप्स ऑफ लोन जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप देखिए बच्चों कि मैंने 4 टाइप्स ऑफ लोन के बारे में बताया। एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, थर्ड होता है लॉन्ग टर्म लोन और फोर्थ होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन। तो सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जो कि कोलाट्रल के अगेंस्ट में दिया जाता है। सिक्योर्ड लोन जो है वो ज़्यादातर प्रिफर बैंक करता है देना लोगों को। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसके अगेंस्ट में किसी तरह का कोलाट्रल जो है वो बैंक नहीं लेता है। अनसिक्योर्ड लोन जो है वो बैंक अपने सबसे ट्रस्टेड कस्टमर को देता है। लॉन्ग टर्म लोन हम उसे कहते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है, जैसे कि 10 ईयर्स हो गया या 20 ईयर्स हो गया, ठीक ना। तो ये सब जो लोन लिए जाते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन हम उस लोन को कहते हैं जो लोन अमाउंट को रिपे करना पड़ता है विथ इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आप देखिए बच्चों कि जो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट है और जो टाइप्स ऑफ लोन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे लेक्चर से। अभी हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे, जो टॉपिक वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक।
तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। हमारे देश में जो कमर्शियल बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आप देखिएगा कि हमारे देश में जो कमर्शियल बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपका मनी रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी का उसे पूरा करने में। कमर्शियल बैंक जो है मेन 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि आप देखिएगा बच्चों, एक है एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा प्रोवाइड लोन, लोन को प्रोवाइड करता है। साथ में कमर्शियल बैंक लॉकअप फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसमें जो कस्टमर्स है वो अपने जो भी प्रॉपर्टी है उनके पेपर्स और ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, और इसके बदले में बैंक जो है वो कस्टमर से कुछ फी को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है। अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या है, तो बच्चों आपको देखना है कि जो करेंट अकाउंट होता है उस करेंट अकाउंट जो होल्डर रहते हैं उनके अगर अकाउंट में मान के चलिए कि 500 रुपीज़ बचा है, तो जो कस्टमर हैं वो करेंट अकाउंट से जो है वो 1000 रुपीज़ को विड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जो डिफरेंस है 500 रुपीज़ का, ये जो डिफरेंस है ये ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और ओवरड्राफ्ट जो है वो एक तरीके का लोन है जो कि बैंक को दिया जाता है करेंट अकाउंट होल्डर्स को। अभी जो आपका ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर बैंक जो है कुछ इंटरेस्ट को कस्टमर से कलेक्ट करता है। तो जो फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के वो हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन, लॉकअप फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं चेक के बारे में। चेक क्या होता है, तो आपको ये जानना होगा बच्चों कि चेक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑर्डर देता है बैंक को कि बैंक जो है वो कुछ अमाउंट को पे करे किसी व्यक्ति के अकाउंट से उस व्यक्ति को जिसका नेम चेक में लिखा हुआ है। चेक जो है वो कैश को कैरी करने में जो रिस्क है उसको रिमूव किया है, और चेक की वजह से जो ट्रांसफ़र है मनी का या फिर जो मनी का विड्रॉल है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है और रिस्क फ्री हो गया है। जो चेक रहता है उसमें जिस व्यक्ति को पैसा देना है उसका नाम रहता है, साथ में जिस व्यक्ति ने इशू किया है उसका सिग्नेचर रहता है, और अमाउंट रहता है चेक में जितना अमाउंट बैंक को देना रहता है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बैंक। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ग्रुप होता है रूरल पुअर पीपल का, जो कि एक साथ आते हैं ताकि उनका जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी सुधार आए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण जो भी रूरल पुअर पीपल है उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। तो आप देखिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 20 मेंबर्स हैं, और ये जो 20 मेंबर्स हैं वो 20 मेंबर जो हैं वो सभी ने 100 रुपीज़ को जो है वो डिपॉजिट किया। अब सब लोग यदि 100 रुपीज़ को डिपॉजिट किए तो एक फंड क्रिएट हुआ जो कि 2000 रुपीज़ का है। अब इस फंड से जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा, और साथ में जो लोन दिया जाएगा उसके ऊपर किसी तरह का कोलैटरल का डिमांड नहीं किया जाएगा। आप देखिए बच्चों कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे देश में प्ले कर रहा है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो हमारे देश में जो भी पुअर पीपल है उनके अंदर जो सेविंग है उसके हैबिट को प्रमोट किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से जो
पुअर पीपल है वो अपने मनी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कोलैटरल फ्री लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है मेंबर्स को। इस वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है जो रूरल पुअर पीपल है। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसने ग्रामीण इलाकों के महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा जो है आत्मनिर्भर बनाया है। साथ में जो भी गरीब लोग हैं वो मनी लेंडर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते थे, इसकी संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आया है। जो मनी लेंडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते थे पुअर पीपल को, और पुअर पीपल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन को सहते थे। तो मनी लेंडर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी आया है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने के बाद। आप देखिएगा कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो स्मॉल बिजनेस में भी जो है वो इंगेज्ड है, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि जो रूरल पुअर पीपल है उनको लाइवलीहुड अर्न करने का भी मौका मिल रहा है। हमारे राज्य बिहार में आप देखिएगा कि जीविका नाम से जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है, और कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल बिहार में जो है 10 लाख जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ये 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है करीब 45 लाख जो भी गरीब कमज़ोर लोग हैं ग्रामीण इलाकों के, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द पीपल मेनली in the rural area who belong to the weaker and lower section of the society. Government through various schemes support the growth and development of the SHG throughout the world. Government provide the loan at the low rate of interest to the SHG. So in this way SHG is important for the development of the nation, mainly for the development of the rural masses in India. So students, I hope that whatever I just teach in this lecture is clear to all of you. So if you like this video, then don't forget to subscribe the Socionomics YouTube channel and share it with your friends. Thank you very much.